आया हूँ, इसलिए जो अभियान चालू है, ये चालू है नहीं, ये हमारे लिए हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए हमारे और हमारे बाल बच्चों की भी ऐसे ही चालू रहेगी। तब जाके हमको इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार कुछ आता हुआ दिखाई देगा। पिछले 30-35 साल के अंदर जो दुनिया में सबसे बड़ी मानी गई थी झोपड़पट्टी धारा की, उस धारा के लिए आज 30-35 साल लड़ के धारावासियों ने अपना हक, अपना अधिकार जमा लिया, अपना सा कर लिया है। मुझे गर्व से कहता हूँ कि यही जो आंदोलन है, यही हमारा रास्ता है। मैंने उस दिन में बोल दिया था कि आत्मदान छोड़ के जितने भी उपाय हम कर सकते हैं, इनके पीछे लेके करना चाहिए। गवर्नमेंट को हमारे पास झुकना ही है, हमको बार बार उनके पास झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो हमारा उनके पास आना चल रहा है, उनके पास पत्र व्यवहार कर रहा है, वो पत्र व्यवहार का ढेर एक दिन उनको उसी के अंदर गाड़ेगा, यह पक्का वादा है। जैसा कि हमको धाराई वालों को आज पक्का मकान देने के लिए, 250 स्क्वायर फीट का पक्का मकान देने के लिए, फ्री मकान देने के लिए, सभी सुविधा के साथ देने के लिए गवर्नमेंट 2 साल से हमारे पीछे पड़ी है कि इसी जगह पे, जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस जगह पे हमारे झोपड़पट्टी है, उसी झोपड़पट्टी की जगह पर यह बिल्डिंग बना के देने के तैयार है। फिर भी उसके अंदर हमारी कुछ एरिया बढ़ाने के बारे में, हमारे लोगों को काम धंधा का जो कुछ जरिया है, उसके अंदर जरा उधर के बारे में जो सब चर्चा चल रहा है, वो चर्चा करने से होने का टाइम बाकी तो सभी मांगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने मांगकर हमारी धाराई की झोपड़पट्टी सबसे दुनिया में जो बड़ी बस्ती है, लाखों की करीबन 11-12 लाख लोगों की बस्ती, उसी जगह पे पक्का कर देकर फिर से उसका पुनर्वसन करने का उनका वादा और उनकी वाचा भी चल रहा है। और इसके पीछे हमारा एक ही कारण है, हम सबकी यही हमारे रहवासियों का हजारों से निकलने वाला मोर्चा, हजारों से निकलने वाले रास्ता बंद करने के लिए निकलने वाले लोग, माता बहनों के साथ में ना ही किसी को एक दफा अगर किसी को कुछ बोला जाता है तो उसको बार बार 10 दफा उसके पीछे पड़ के उनको इकट्ठा करना की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 1 या 2 दिन पहले बोला जाता है कि इस चीज का अपने को अभी तकलीफ है और उसको अगर अपने को सही करना है तो कोई रास्ता, बड़ा रास्ता रोकना है, अपन लोग तैयार हो जाए। जिसको 11 बजे बुलाया जाएगा, वहाँ पे 9 बजे से लोगों की कार्रवाई करनी रहती है। तो गवर्नमेंट, वहाँ की पुलिस सभी कतराती है कि इन लोगों ने अगर कुछ मांगा है तो इसके बारे में कोई राय करना जरूर है, और उसके लिए सिर्फ हमारी एकता ही कामयाबी हो। नौजवान साथियों और मेरी माता बहनों, मैं भाटी माइंस गांव का रहने वाला हूं। मेरा नाम राम कुमार है। आज से 30 साल पहले सन 76 में श्री स्वर्गीय संजय गांधी जी ने हमारे गांव को बसाया था। उसके बाद में हमारे ग्राम सभा के चुनाव हुए, उसमें भी हमारे गांव के 7 मेंबर और 1 प्रधान चुने गए। उसके बाद में 87 में आज जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष बने बैठे हैं चौधरी प्रेम सिंह जी, उन्होंने हम लोगों के लिए पट्टे दिए। 2 बार हमारे गांव को बसा करके ये निकम्मी सरकार हमको फिर उठाना चाहती है। गरीबों के साथ में हर तरह का अत्याचार ये सरकार करती है। दोस्तों, नौजवान साथियों, हम गरीब मजदूर लोग हैं। अगर इस तरह से ये सरकार हमारे साथ में कदम अन्याय करती रहेगी तो हमें भी एक कदम दूसरा उठाना पड़ेगा। आतंकवाद का कोई भेद नहीं होता है, आतंकवाद का कोई भेद नहीं होता है, आतंकवादी बनाया जाता है। अगर ये लोग हमारे साथ में, सरकार हमारे साथ में इसी तरह से एक सैकड़ा व्यवहार करेगी तो आतंकवादी हम भी बन सकते हैं। मैं सभी अपने साथियों से ये अनुरोध करता हूँ कि अगर हमारे साथ में ये इस तरह से अन्याय करे तो हमको भी कंधा से कंधा मिला के करना पड़ेगा। दोस्तों, भूख जब हद से बढ़ेगी तो कयामत होगी, और हमको रोटी न मिलेगी तो बगावत होगी।
കുട്ടി വേട്ടയാടി മിഠായി കൊടുക്കാറുണ്ട്. Our children were like beautiful roses. We were protecting them with little way we can, like thoughts, but you destroyed both of us. तो आज सुबह जिस बस्ती में गए थे वहाँ पे एक माँ ने उसको एक बातचीत करी, उसके आधार पर उसने कविता लिखी है। तो बोल रहा है सबसे पहले कि वो माँ बोल रही थी कि मेरे बच्चे फूलों की तरीके से थे और फूलों में जिस डंडी में कांटे होते वैसे मैं और हम लोग सब उनको बचा के रखते थे, कुछ खराब नहीं होता। लेकिन ये बस्ती टूटने से दोनों फूल भी कांटे भी पूरा नष्ट हो गया है। ഇച്ചയിടത്താൽ പസിപ്പോക്കിയിരുന്ന ഞങ്ങളെ പിടിയോടും പട്ടിണിയോടും വാടും ഉയർത്തണമായി ആക്കിവിട്ടായ കൊടുമ്പാവി. We have been living in the city at least by begging. We had some food to eat. At present, after relocating us, we have been dying with illness and hunger. Though we are alive, but we are living here as dead bodies. जब हम लोग शहर में रहते थे, शहर के बीच में, कभी भी ऐसे कोई हम लोग अमीर नहीं थे, लेकिन भीख मांग के कुछ भी करते हुए हमारा गुजारा तो चलता था। लेकिन जब से यहाँ पे बस्ती बन गई है तब से बिल्कुल भी कुछ नहीं हो पा रहा है और बिल्कुल एक मरे हुए लोगों की तरीके से हमारा जिंदगी चल रहा है। അടുത്തോ കൊടുമകളെ അഴിക്കും മുയற்சித்தாய் എങ്ങളെ മാറിവിട്ടത് എങ്ങൾ ഇതയങ്ങൾ. We have resisted to fight all the exploitation you are doing, but continuously you continuously destroy us. Our heart has started burning. We will not let this fire down. All the poor people will get together and fight the exploitation, and we will win. वो बोल रहे हैं कि जब से शुरू हुआ है बस्ती हटने का ये लड़ाई, हम लोग तब से लड़े जा रहे हैं और इतना लड़ाई चलता जा रहा है और उस काम को बुझने नहीं देंगे और जब तक पूरे बस्ती वाले इकट्ठे होकर जीतेंगे ये बात। साथियों, आज हेलो एक गीत गाने जा रहे हैं, जरा गौर फरमाइएगा। कोई यहाँ भूखे मर जाए, कोई जश्न मनाए, बता क्या हो रहा है, बता क्या हो रहा है। कोई यहाँ भूखे मर जाए, कोई जश्न मनाए, बता क्या हो रहा है, बता क्या हो रहा है। दौलत पाकर जिनके
committee, the UN committee that sits in Geneva to look at the country's record. तो हर 4 साल भारत को एक रिपोर्ट, यहाँ से भारत सरकार को एक रिपोर्ट उस कमेटी को भेजना अनिवार्य है. India is bound to send a report to this committee on economic, social, cultural rights to say what it has done in case of all these rights. कि भाई हमने हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन भारत में इसके ऊपर हमने क्या किया है. तो ये रिपोर्ट भेजना जरूरी है. लेकिन भारत की रिकॉर्ड ऐसी रही है कि उन्होंने 20 साल कोई रिपोर्ट नहीं भेजा. और प्रक्रिया ऐसी है कि देश अपनी रिपोर्ट भेजता है और फिर लोगों की तरफ से अलग से वैकल्पिक रिपोर्ट आ सकती है. So the procedure is that the government can present its report to the Committee on Economic, Social, Cultural Rights, and then there are alternate reports that can be sent to the committee. So हमारी संस्था, मैं हैबिटेट इंटरनेशनल कोalition से हूँ. हमारी संस्था ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें लोगों के जो अधिकार है, आवाज के अधिकार, उसके ऊपर क्या क्या हो रहा है, इसमें थोड़ी जानकारी है. We have prepared this report on people's right to adequate housing in India. तो इस रिपोर्ट के द्वारा हम चाहते हैं कि कमेटी प्रश्न भारत सरकार के सामने उठाए और पूछे कि आप इस अधिकार के ऊपर क्या क्या कर रहे हैं. तो with this report, the committee can question the government of India and ask them what steps they are taking to implement the economic, social, cultural rights. तो ऐसा है, ये भी एक माध्यम है इस रिपोर्ट के द्वारा जहाँ हम सब अपनी बातें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले सकते हैं. मेरा saying कि it's through this parallel reporting or alternate reporting process that we can really take our issues about housing to the UN Committee on Economic, Social, Cultural Rights and make sure that the government of India can respond to it. आप अपनी सारी बातें जो है अगर हमें भेज दे रहे हैं तो हम इस रिपोर्ट में डाल के और ये मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकते हैं. थैंक यू. मैं प्रोफेसर षणमुखम से कहूँगा कि वो दिल्ली घोषणा पत्र पढ़ के सुनाएं. India Habitat Campaign 2004, a draft declaration only. So, if you want to add, you can also add. That's the point. It's only a draft. After your approval, now it became a declaration. Now, I will read very slowly. Raju. Now, we will do simultaneous translation in Hindi also. Now, we, as organizations involved in the survival struggle of unorganized sector labor and urban poor, representing workers, slum dwellers, and pavement dwellers from all over the country, met under the banner of India Habitat Campaign in New Delhi, October 1 to 4, 2004, organized by National Forum for Housing Rights and India and Human Rights Law Network, New Delhi. Now, next line. After intensive sharing of the deteriorating situations regarding housing under the globalization, liberalization, privatization, and after field visits on the resettlement sites in Delhi, we resolved the following declaration. Now, we the slum, pavement dwellers, and homeless persons of India are in New Delhi from 1st October 2004 to put forth that declarations to the United Progressive Alliance, the government, to implement workable solution for our miseries in accordance with the National Common Minimum Program. Yes. We the citizens are the victims and the soft targets of land grabbers in the country who occupy our lands in the name of so-called development, extremely subsidized rates, and gain huge direct and indirect profits, while we are continuously
squeezed in the lesser and lesser urban space. हम देश के वन नागरिक हैं जो We, the unorganized workers, are treated as a secondary citizens by continuously being dragged out of the city to untenable, undeveloped lands on the pretext of city beautifications, urban renewal, while our children starve at remote areas without livelihood, basic amenities or services. हम असल We, the entrepreneurs, are the driving force of the city's economy, and we contribute at least 62% of the economic product and form more than 85% of the employment. Still, our enterprises are deemed as illegal, demolished, deprived, and our productivity for enhancing the city infrastructure is undermined. हम दुर्भाग्य से हम लोगों को शहरों के बाहर कर दिया जाता है जहाँ किसी भी तरह के रोजगार का अवसर नहीं होता। हमारे व्यवसाय को गैर कानूनी करार देकर उजाड़ दिया जाता है और शहरी ढांचे में हमारी उत्पादकता को कोई जगह नहीं दी जाती। We, the informal manual laborers who toil day and night in cities' infrastructure development, working constructing roads, multi-complex, commercial and residential building, but none of us receive the mandated minimum wages envisaged under the law, and hence we are not able to meet our basic needs like adequate shelter, children's education and health care. Consequently, we the citizens of India, after 57 years of independence, live on the pavements of shanty homes, facing every day insecurity, threat of eviction, and are left unsheltered during rains, winter, and scorching heat. We the toiling people, unorganized workers in the city and countryside are affected particularly by the mechanization and liberalization, import policies and the globalization which deprive us of work and livelihood and forces us to migrate where work is available. The common struggle against the mechanization, globalization and the liberalization is a must to stop rural and urban destitution. शहरों की आधी जनसंख्या वाले हम गरीबों के हिस्से में शहर की कुल जमीन का कुल 1/20 हिस्सा है जहां हम लोग छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। इस सच्चाई के बावजूद गैर बराबरी से जूझ रहे हम लोगों की समस्याओं का समाधान करने में केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन की नीतियों के लिए Up to this over. I will do it. Yes. We the urban poor who constitute half of the city population reside in less than 1/20th of the urban space, and that too in pockets that are extremely marginal. But in spite of this fact that the present policies of the center, state, and local bodies have failed in addressing the issues of gross inequality, now they have planned for a long-term, comprehensive, workable solution to resolve this impending habitation crisis. We, the urban poor, are not creating slums in cities, but slums like the situations are created due to unjust and inequitable landholding, proliferation of slums, and homelessness are the consequences of failed policy, bad governance, uncontrolled looting markets, and wrong priorities, leaving out the housing needs of the majority of the population and facilitating the profiteers to occupy more and more urban space for their limited and selfish greed. We emphasize on integrating housing needs of the poor into mainstream planning, from which we are usually excluded. ये मूलभूत Common demands. Appeal. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार द्वारा साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किए गए वायदे अनुसार ये सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी गरीब रहवासियों को बलपूर्वक बेदखल नहीं किया जाए और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने काम की जगह के निकट पर्याप्त आवास एवं रोजगार दिलाने पर उचित ध्यान दिया जाए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय गंदी बस्ती नीति प्रारूप 1999 में साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत संशोधन या परिवर्तन करके लोक चर्चा के लिए रखने के बाद ही संसद में पारित किया जाए। UPA government must ensure that the urban poor inhabitants must not be national slum policy draft 1999 introduced by India government is recommended for further amendments, modification in line with the CMP and should be placed for public debate and then tabled before the parliament. जब तक गिने चुने लोगों के पास शहरी भूमि एवं संपत्ति का नियंत्रण केंद्रित रहेगा
तब तक शहरी गरीबों को अपने काम की जगह के निकट आवासीय भूमि उपलब्ध कराना मुश्किल होगा। बड़ी परियोजनाओं Access to the land for housing for the urban poor near the place of occupation and livelihood will be feasible when urban land and property is not controlled and concentrated in the hands of a few. Hence, we appeal to the UPA government to reintroduce Urban Land and Ceiling Act 1976 with the clear pro-poor provisions. In majority of the cities, there are urban land ceiling lands acquired by the state governments and union territories which are being conveniently transferred in the interest of the rich and powerful. Hence, the centre must direct the states and union territories that the union urban land ceiling which has been acquired before repealing of the Land Ceiling Act must be specifically allocated and used for the housing for the urban poor. New laws like the Industrial Area and Township Development Acts introduced and amended for the purpose of large mega projects, high-tech economies be repealed and the special purpose bodies brought under the elected wings of the local bodies. राज्य सरकार द्वारा Urban land policy adopted by the India government should be crushed and a new urban land policy should be adopted in line with the CMP to make access of the land available for the urban poor inhabitants for strategically achieving the goal of social housing and access to economic opportunity and livelihood. As National Women Commission and Minority Commission of the UPA government should also set up National Commission on Housing or include in the agenda of the National Human Rights Commission. 10वीं पंचवर्षीय योजना पर Allocate appropriate budget in proportion of urban poor in cities in the 10th 5-year plan. Central government must direct the National Labour Commission to incorporate actual expenses on housing, health, education while calculating and fixing the statutory minimum wages, and the minimum wages should be strictly implemented. A considerable degree of exclusion of the poor happens to be due to very narrow definition of poverty. There is a need to include cost of living, housing, basic services, education, health, in computing both the poverty lines and minimum wages that enable people to live above poverty standard. This to hold true for PDS system as well as poverty alleviation program. These standards should be evolved at the local, municipal level, common standard across all departments and schemes. सार्वजनिक प्राधिकरण जारी निकायों Transfer lands owned by the public authorities like the railways, defense and other central government organizations, the local bodies that is presently being occupied by the poor settlement right, title to the occupant of this land should be given in the name of women, irrespective of the marital status, and the local bodies must be directed to extended basic services and infrastructure. We oppose the international money lender and driven scheme of squeezing the poor in a lesser space in the name of institute multi-story housing by land sharing where the developer earns huge profit by freeing the land occupied by the poor and selling the flats and commercially open market and by getting transferable development rights. Experience have shown clear evidence that the rules of such developer-driven scheme ensure that only 25% of the occupants get flats which are worse than the previous dwelling and with substantial unaffordable hidden cost. In lieu, we propose in-situ land reform, upgrading slums to the individual services, basic infrastructure and amenities, ensuring as far as possible to increase the available space to the poor, but not to decrease into the lesser space by other local bodies or urban based on regularization procedure. As the UPA government is intending to introduce rural employment guarantee scheme for the rural population, similar urban employment guarantee scheme must be replicated in urban centers for the economically weaker section. Nationalized and private banks must be directed to provide a housing loan to the urban poor and not by central worker. A logical mechanism must be created for repayment based on actual income and expenses of the urban poor. Strengthen and fund in substantial term for a social welfare system like a public distribution system, integrated child development service, basic health and education. As per the 74th Amendment, and Article 243G told the
schedule must include security of tenure, urban planning as a mandatory function of urban local bodies. Land title must be allotted in the name of women, and all sections of the urban poor must be entitled with a tenure security for the housing. The recommendation of the National Commission of Women from the public hearing on women and globalization must be immediately implemented, especially the struggle against globalization and mechanization must be strengthened to curb need for migration. Basic services like potable water, electricity, maintenance of sewage, drainage lines, and regular garbage clearance must be provided in priority to all poor settlements. Basic amenities like ration shop, schools, public health center, child care services must be provided rationally, taking into account the norms based on the population in each settlement. Urban street vendor policy formed for street vendors, which has been passed in the Parliament on December 2003, should be implemented on the grounds by the Ward Committee. Now I will read the names of the organization also. Any left out to include them. यहाँ पर जो संगठन संस्थाएं हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। यदि छूट गया है तो अपने संगठन का नाम जुड़वा दीजिएगा। सबसे पहले उससे पहले क्या आप इस घोषणा पत्र से सहमत हैं कि नहीं हैं?
यहाँ काम करने आती है कि खेलने? ला जल्दी फटाफट, कल से तेरी दिहाड़ी बंद करवा दूंगा। मेरा 15वां घर और मेरा हुआ 19वां घर। पर शादी तो पहली है ना? शायद पहली है। छोड़ो भी, सुन, घर न तेरा है न मेरा, ये घर तो होगा उस अग्रवाल का। कितनी अजीब हालत है हमारी। शादी की पहली रात, वो भी पराए कमरे, किसी और के घर में। वो तो गनीमत है कि चौकीदार को हमसे थोड़ा बहुत लगाव था, तो इस कमरे को खोल दिया। वरना क्या, हमने अपनी पहली रात नहीं मनाई होती। या तो तेरे वाले प्लास्टिक के छप्पर तले, या तो मेरे वाले प्लास्टिक के छप्पर तले। पर आज की रात ये कमरा अपना, हमारा, सिर्फ हम दोनों का। हाँ, हमारा, सिर्फ हम दोनों का ही। मिसिस अग्रवाल, देख तो सही
कितने चाव से बनायो हमने ये बंगलो, ये बैठक को कमरो। वाह क्या बढ़िया मार्बल है। अरे अटे को नहीं है, गेट जयपुर को है, जयपुर को। वाह क्या कालीन है। अरे ये तो मैं कश्मीर से मंगवाई थी हमारे लिए। और यहाँ पर रखे हैं मैं हमारा बार। देश विदेश को दारू रखता हूँ मैं इसमें। अरे सुनती हो डार्लिंग, थारे लिए कौन सा ड्रिंक बनाऊं, विस्की के रम? मुझे नहीं पीना, तुम ही पियो। अरे पी ले डार्लिंग पी ले। पीने के बाद में हनीमून मनाने को मुझे कुछ और ही होता है। पल्लो लटके गोरी रो, पल्लो लटके, पल्लो लटके गोरी रो, पल्लो लटके। जरा सा नाच के दिखाव रे मोर पल्लो लटके। हाजी आज अपनी शादी की पहली रात है और तुम पी रहे हो, अगर चढ़ गई तो? अरे चढ़ गई तो उसमें कौन सा बढ़िया प्रॉब्लम होगा डार्लिंग। अरे मैं इतना बढ़िया बाथरूम बनाओ है, काय के लिए बनाओ? अभी जाता हूँ ठंडे एकदम ठंडे पानी से नहाकर फिर छो के आता हूँ। चल तू भी हमारे साथ चल, साथ में नहाने को मुझे कुछ और ही होता है। अजी तुम ही जाओ, मैं साथ में नहाते हुए की बात करते हुए शर्म नहीं आती? ले कैसी बाड़ी है बाया, बाड़ी ने हमारी साथ नहाने में शर्म आती है। अरे शर्म तो वो फुटपाथ वाले को आनी चाहिए। मार हारा खुले आम ही जिंदगी को मुझे लूटता है, अन्य कोई शर्म नहीं आई। अने मारी बाड़ी ने मारी हाथ नहाने में शर्म आती है। अरे रामा पीर कैसी बाड़ी दियो रे? मैं बाड़ी नहीं, मिसिस अग्रवाल हूँ। अरे मिसिस अग्रवाल, बाथरूम को दरवाजो कौन सी साइड में रखवायो है? अजी ये भी भूल गए। वो रहा इधर, वो रहा उधर। नहा लो, जितने में तैयार हो जाती हूँ। अरे मार कितना बढ़िया बाथरूम है। दो फवारों है, एक फवारे में ठंडो पानी तो दूसरे में गर्म पानी। अरे मिसिस अग्रवाल देख तो सही कितना बढ़िया बाथरूम है। मार दो फवारों है, एक फवारे में ठंडा पानी तो दूसरे में गर्म पानी। मैं तो नहातो रहेगो इस बाथरूम के बाहर में कभी आने वालों नहीं हूँ। अजी पानी खत्म हो जाएगा। अरे डार्लिंग पानी तो वो भीख मंगो के घरों में खत्म होता है। अरे मार के सेठ के घर में थोड़ा खत्म होता है। नहातो रहेगो इस बाथरूम के बाहर में कभी आने वालों नहीं हूँ। अजी बाहर तो निकलो। अरे हाँ हर में तो भूल ही गए तो क्या अब तो हनीमून बनाना है। एक बार आओ जी जमाई जी पावड़ा, चलो मिसिस अग्रवाल हनीमून मनाने जाते हैं। होश में आओ, ना तो मिस्टर मिसिस अग्रवाल है और ना ही हमारा घर। क्या ये घर हमारो नहीं है? अने तू अने वो मिस्टर एंड मिसिस अग्रवाल भी नहीं है? बिल्कुल नहीं। अने तू हमारी घरवाली नहीं है? घर होगा तब मैं घरवाली बनूंगी ना। होगा, एक रोज अपना भी घर जरूर बनेगा। हनीमून वाले दरवाजा खोलते। सुनो। अरे क्या है? बाहर दरवाजे पर कोई चिल्ला रहा है।
कौन है? मैं चौकीदार होते। क्या है इतनी रात गए? पहले दरवाजा खोलो फिर बताते। साले शादी की रात भी नहीं सोने दे। ठेकेदार साहब का फोन था। फ्लैट की सफाई करने की है। मकान तैयार हो गया है तो कल को से पूजा रखने की है। कुछ ही दिन में असली मालिक रहने को आ जाएगा। ये तुम्हारे ठेकेदार को भी आज ही की रात फोन करने को मिली? मेरे को नहीं पता है। देखो सुबह कहीं देर ना हो जाए, फटाफट निकल जाना। ऐसा करना, अंधेरे में ही निकल जाना। अच्छा मैं चलता हूँ। और हाँ दोस्त, बाकी वाला हनीमून ताजमहल होटल में जाके मनाना। अबे पहले तू जा यहाँ से। नाराज हो गई? अब क्या करेंगे? बाकी वाला हनीमून हम अपने फुटपाथ में पूरा कर लेंगे। लेकिन जनाब वहाँ कुत्ते बहुत भौंका करते हैं। इसी तरह बेघर होते रहते हैं ये लोग अपना घर बसाने से पहले। इसी तरह बनती रहती है, बसती रहती है। फुटपाथे, झुग्गियाँ, झोपड़ियाँ, किसी आलीशान मकान के ठीक नीचे, किसी लंबी चौड़ी दीवार के ठीक पीछे। अपने घर के नाम पर प्लास्टिक के छप्पर, लकड़ी के टप्पर, टीन कनस्तर को मान लेते हैं, समझ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं ये लोग घर। लेकिन फिर भी घर के साथ साथ जुड़े कई सवालों के बीच गिर जाते हैं लोग, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान सिर्फ एक नारा नहीं है, हक है। हम सबकी जिंदगियों के साथ साथ जुड़ा हक। जाड़ों में तो ठिठुरते हुए सिकुड़ कर भी बिता देंगे दिन रात इस घर में। गर्मियों में बाहर गुजार देंगे दिन रात। पर बारिश में कैसे टिक पाएंगे इस टीन के नीचे? अभी मैं फैक्ट्री से लौट रहा था तो भूखते कुत्ते काटने को दौड़े। कुत्तों को शायद उस कहावत का पता नहीं होगा कि भूखने वाले काटते नहीं है। इस पर अगर किसी कुत्ते ने काट लिया तो इंजेक्शन लेने कहाँ जाएंगे? आसपास में कोई दवाखाना नहीं ढूंढ पाया हूँ आज तक में।
दिन भर आसपास के घरों में काम करने जाती, घर का पूरा बोझ उठाती। इस पर देर रात गए लाल टेंट की मध्यम रोशनी में आंखें खींच खींच कर सिलाई कढ़ाई करती रहती। सच्ची तेरी ऐसी हालत देखता हूँ ना, मेरा कलेजा तो मुंह में आ जाता है। सुनो, अब से मुझे ज्यादा आगे खींचनी नहीं पड़ेगी। अच्छा, और कैसे? अपने घर में लाइट आने वाली है। लाइट आने वाली है? अरे इसमें इतना परेशान क्यों होते हो? बाजू वाले रामू काका ने कहा, बहू फिक्र मती करियो, 250 रुपए में सारा काम हो जाएगा। सो फैक्ट्री जाते वक्त पैसे दे जाना, शाम को जब वापस आओगे तो अपना घर दब दब चमक रहा होगा। मतलब कि वो बाहर के रोड वाले बिजली के खंभे से तार खींचा जाएगा? गैर कानूनी। तो क्या हुआ, जिंदा रहने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। सुन, हम कोई नया घर देखेंगे, ऐसी बस्ती ढूंढेंगे जहाँ ये पानी बिजली की बबालिश ना हो। जब से यहाँ आए हैं तब से देखता हूँ 24 घंटे खटती रहती है। शादी करके मैंने तुझे सिवाय तकलीफों के और क्या दिया है? छोड़ो भी, हम ही लोगों की नई नई शादी थोड़ी ना हुई है, जी लेंगे जैसे और लोग जी रहे हैं। पर फिर भी एक सवाल तो मन में रह के उठता है, क्या गरीबों के लिए रोटी कपड़ा और मकान के सवाल कब हल होंगे? गिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। गिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। गिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। अरे ये शाम के झूठ फूटे में आंखें क्यों खींच रही है? कम से कम लाइट तो कर लिया कर। अब थोड़ा ज्यादा ही काम करना पड़ेगा मुझे, बस कुछ दिन और फिर मुझसे भारी काम क्या होगा? क्यों भाई? वो अब हम एक ही सुनो ना। हाँ। वो अब हम 2 में से 3 जो होने वाले हैं। क्या क्या कहा? जरा फिर से बोल तो। वही जो तुमने सुना। सच? मैं जमीन की लेन देन का काम करता हूँ। वैसे तो हम पहली बार मिल रहे हैं, पर आप लोगों ने सुना तो होगा कि यहाँ पर स्कूल का मकान बनने वाला है। हाँ, बातें तो चल रही है, पर पक्का कुछ मालूम नहीं। वैसे रामू काका ने बताया तो था, पर भाई साहब पक्का नहीं पता। तो बहन जी समझ लो कि बात पक्की हो गई है। सिंघानिया सेठ ने अपनी जमीन का सदुपयोग करने का ठान ही लिया है। मतलब कि हमें ये घर खाली? हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। वैसे सेठ जी बड़े दयालु है, आप सबका ख्याल करके आज सबको एक हफ्ता दिया जाएगा, पूरी बस्ती जो खाली करवानी है। पर कितनी मेहनत से हमने ये घर बनाया है, और लाइट भी तो अभी अभी ली है। तो क्या हुआ? कानूनी तौर पे जमीन आपकी नहीं है, और उसमें भी आप कुछ नया बनाए बसाए, क्या मतलब है इसका? है ठीक ही तो है, पर हफ्ते भर में नई जगह कहाँ ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? अरे सिंघानिया सेठ बड़े दयालु है,
आप सबका ख्याल करके वो सामने वाला पूरा मैदान जो देख रहे हैं ना, वो आपको दिया जाएगा। बस यहाँ से खाली करके वहाँ सामने ही तो जाना है, वहाँ। हाँ, तब तो ठीक है। पर मेहता साहब, ये जगह खाली करने का कुछ मुआवजे के बारे में बात कर रहे हैं ना? अरे वो तो मिलेगा ही ना। सिंघानिया सेठ बस्ती की हर एक फैमिली को अच्छी रकम देने वाले हैं। इस पर यहाँ जो स्कूल का मकान बनेगा उसमें भी तुम लोग काम कर सकते हो। और मैंने तो सुना है कि तुम मिस्त्री काम करते हो, तो भाई तुम्हें काहे की फिक्र। हाँ, तब तो ठीक है। अरे तुम्हारे नजदीक भी रह पाऊंगा और बस का किराया भी बच जाएगा। बस खुशी खुशी खाली कर दो, काम पे लग जाओ। तो इसी में सबकी भलाई है। जानते हो, सिंघानिया सेठ की धर्म पत्नी की अंतिम साथ थी कि बच्चों का एक स्कूल बनाया जाए। तो तुम भी उसमें एक काम में अपना हाथ बढ़ा लो, पुण्य मिलेगा। चलो मैं निकलता हूँ। जय श्री कृष्ण। और हाँ, हफ्ते भर में जगह खाली कर देना, समझ गए ना? चलो अब दिल छोटा मत करो, जो होना है वो तो होना ही है। और यह तो अच्छा ही हुआ कि घर के सामने दिहाड़ी भी मिल जाएगी। सामने? अरे सामने तो बड़ा सा गड्ढा है, गड्ढा। पता नहीं कभी तालाब हुआ करता होगा, सूख गया है तो दे दिया। अरे उसमें तो सेठों का ही फायदा ही होगा। देखो, ज्यादा नाराज मत हो। ऐसी हालत में तुम्हें खुश रहना चाहिए। मैं भी हरदम तुम्हारे सामने रहूंगा और थोड़ा बहुत मुआवजा जो मिल जाएगा उसमें से तुम्हारी डिलीवरी भी हो जाएगी। अरे यूं कहो कि अपना आने वाला मेहमान बड़ा शगुन वाला है, पैदा होने से पहले ही पैसा कमाने लग गया। अरे भाई, अपनी तो चांदी चांदी हो गई। बहुत भोले होते हैं अपने लोग, ऐसे ही धोखा खाते रहते हैं। धोखा कभी रोजगारी के रूप में आता है तो कभी मुआवजे के रूप में फुसलाता है। और एक नया सवाल उभरता है कि अमीरों की साथ उनके मरने के बाद भी पूरी हो जाती है, पर गरीबों का सपना धोखा बन के रह जाता है। क्यों? એક ભયંકર દોષ પગલું પૂરું થયું, પરંતુ કમનસીબે તેમાંથી યોગ્ય રીતે બોધપાઠ લેવામાં આવ્યો નથી. કંડલાનું વાવાઝોડું દાયકાઓ સુધી ખરાબ રીતે દેખાશે, કારણ કે તેમાં દેશના મોટાભાગના કલ્યાણ કાયદાઓ કે જેમાં લઘુત્તમ વેતનનો કાયદો, કામદારોને વળતર, સ્થળાંતરિત મજૂરો, બાળ મજૂર પ્રતિબંધક તથા ટેકા પરના મજૂરો જેવા કાયદાઓનું હનન કરવામાં આવ્યું અને આ કાયદાઓનું હનન आज 20 સુધી ચાલુ છે. સભ્ય સમાજ તથા સંચાર માધ્યમો ભારતના આ સૌથી મોટા મીઠાના ઉદ્યોગમાં ચાલી રહેલા આ અમાનવીય વ્યવહાર પ્રત્યે મૂક દર્શકો જ બની રહેશે.
ભચાઉ તાલુકામાં વસેલું લોંગ ગામ આજે સાત જ અબજડ લાગે છે. લોંગ ગામનો રહેવાસી જો ભૂકંપ બાદ ગામમાં પ્રવેશ કરે તો પોતાનું ગામ ઓળખી જ ન શકે. બધા જ ગામનો ભૂગોળ બદલાઈ ગયો. ક્યાં ગલી, ક્યાં બજાર, બધું એક થઈ ગયું. ઘણા ઘર તો એવા જ જ્યાં રોજ પણ ભચાઉ ગામમાં બધી જ રીતે જળવાની થઈ છે. સંપૂર્ણપણે તારાજ થયેલું બીજું એક શહેર છે અંજાર. જેસલતોરણની સમાધિના કારણે જાણીતું અંજાર આજે ખંડેર જેવું ભાસે છે. એક સમયે કલાત્મક સૂરી, ચપ્પુ, કટાર અને તલવાર બનાવવાના અવાજથી ગુંજતી આ નિગમની અત્યારે સાવ સૂની પડી છે. 1956માં ભયાનક ભૂકંપ અનુભવી ચૂકેલું આ શહેર અંજાર ફરી એકવાર વિનાશનો ભોગ બન્યું છે. એમાં ભચાઉ ગામનો આ વિનાશ કાળ જ ભોપાલ મોકલાયો છે. એક પણ મકાન રહેતા લાયક બચ્યું નથી. આખું ગામ કાટમાળના ઢગલામાં ફેરવાઈ ગયું છે. અને આ કાટમાળની નીચે હજારો લોકો દટાઈ ગયાનો ભય સેવાય છે. કહે છે કે ભચાઉમાં આવેલો ભૂકંપનો આ આંચકો એટલો તીવ્ર હતો કે લોકોને બહાર નીકળવાનો સમય જ ન મળ્યો. પળભરમાં જ શહેરના તમામ મકાનો પત્તાના મહેલની માફક તૂટી પડ્યા. છોકરો છું. આ કન્યા શાળા છે. આ કન્યા શાળા છોકરીની નિશાળ છે. આમાં 200 છોકરીઓ ડબલ છે. હજી તે 26મી જાન્યુઆરીમાં ઝંડો ફગાવા આવી હતી. બધી હજુ કોઈ કાઢવા આવ્યો નથી સાહેબ. किसकी कदर है? पैसे वाला है. जिसके पास पैसा है, मोटर गाड़ी बंगला है, उसके पीछे 10 आदमी खड़े रहेंगे. और बड़ा है तो और बड़ा करेंगे, मगर ये ना सोचेंगे कि कोई सी जगह पे झोपड़पट्टियां है, इतने कितने गरीब है, उनको क्या तकलीफ है. स्टेशन में तो जाना पड़ेगा. अभी ज्यादा बाढ़ आएगी दरिया में तो स्टेशन में जाए बिना क्या करे. यहाँ क्या पानी में डूबे हम लोग. जितना दिन पानी घर से नहीं हटेगा उतना दिन स्टेशन में रहना पड़ेगा हम लोग को. और स्टेशन में भी कुछ तकलीफ होगी तो फिर और भी क्या करेंगे. स्टेशन में तकलीफ है. पुलिस लोग नहीं सोने देते हैं. जाओ बोले अपने अपने घरों में खोले, नहीं तो कहीं भी फुटपाथ पे चले जाओ. कानून है ना. कानून भी गरीब के दया नहीं करती है. हमको सोचते हैं, हम बोलते हैं कि हमारे घर में पानी भरा है, सब हम बोले कुछ भी होने दो, चलो निकलो स्टेशन के बाहर, इधर कोई रहता डर नहीं है. बड़े बड़े सब आते हमको दिखता है, गरीब लोग इधर क्या है, अच्छा नहीं लगता बोले. वो भी अपने है. पुलिस कोई शैतान नहीं है, इंसान ही है, इंसान. मगर क्या है ये लोग